हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बड़े ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ एक बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है। उसका एक रीज़न था कि मैं सोच रही थी कि मेरा बोर्ड आ जाए, लेकिन मैं जिस एरिया में रह रही हूँ ना, वहाँ पे ना ऐसे डिलीवरी हो नहीं रही है। पता नहीं किस वजह से, मेरे गाँव में बसेज नहीं है शायद, जिस वजह से जो डिलीवरी है वो मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन मैंने सब पे करके देख ली, लेकिन हो नहीं रहा है। और बाहर से मैं अगर लेके आती हूँ तो मुझे ऐसे ठीक सा कोई बोर्ड मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं बोर्ड लेके आऊँ और आपको अच्छे से क्लास कराऊँ। तब तक के लिए हम ऐसे ही काम चलाते रहेंगे, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगी। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि हम आगे जो क्लास करेंगे उसमें हम क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है, एक आपने सुना होगा मौसम, और एक होता है जलवायु। तो बेटा, मौसम और जलवायु हमेशा आप लोगों ने इनका डिफरेंस पढ़ा होगा। 6 से जब 12th की आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें मौसम और जलवायु के बारे में जो डिफरेंट है ऐसे बताते हैं कि जो मौसम है वो 2-3 महीनों के लिए होता है, और जो जलवायु है वह 30 से 35 साल के बाद परिवर्तन में देखी जा सकती है। जो जलवायु है एक लंबी अवधि होती है, होता वो भी एक इन्वायरमेंट का जो वातावरण है उसी को बोलते हैं, लेकिन जो जलवायु है उसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1000 साल तक एक समान रह सकता है किसी भी एरिया का। तो जो मौसम है उसमें जो है वो जो है उसका टाइम पीरियड है जो वो बहुत शॉर्ट होता है। कितना, 2-3 महीने का या 4-5 महीने का। जैसे हम देखते हैं कभी इंडिया में गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है ना। तो ये जो है वर्षा ऋतु आती है ना, वसंत ऋतु आती है, ये जो है वो एक मौसम है। और जो जलवायु है, जैसे भारत एक उष्णकटिबंधीय महाद्वीप है, यहाँ पे जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। जो यूरोपीय देश है वे शीतोष्णकटिबंधीय देश है। क्यों है? क्योंकि वहाँ शीत जलवायु पाई जाती है ना। तो इक्वेटर के पास वाले जो देश हैं वे भूमध्य सागरीय देश है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वे भूमध्य रेखा के प्रभाव के कारण, भूमध्य रेखा पे जैसे तापमान होता है और बहुत ज़्यादा लगातार वर्षा होती रहती है, तो उसका इफेक्ट वहाँ की जलवायु वैसी ही बन गई है भूमध्य रेखा की, जहाँ से उसका तापमान का सोर्स चलता रहता है। तो जलवायु जो है वो लगभग 1000 साल में या इससे भी लंबे टाइम पीरियड में 30-35 साल में थोड़ा बहुत चेंज उसमें आता रहता है, तो ऐसे बदलती है। मौसम जो है वो 2-3 महीने में बदल जाता है। दूसरी बात हमारी जो है वो हम मौसम में एक बार देख लेते हैं कि मौसम कैसे चेंज करता है। ठीक है, मान लिया जो सेंटर में है हमारा ये सन है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी सन की क्या करती है, चक्कर लगाती है। पहले हमारी पृथ्वी यहाँ पे थी, तो सन का जो 90 डिग्री का एंगल था वो कहाँ था, इक्वेटर पे था, अर्थ के इक्वेटर पे था। और फिर जब पृथ्वी ऐसे घूमती हुई यहाँ पे आई, जो इसका जो सन का 90 डिग्री का एंगल था वो कहाँ पे बन गया, साउथ में बन गया अर्थ के। ठीक है, अर्थ के साउथ में 90 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पे इक्वेटर पे 90 डिग्री का एंगल। फिर जब पृथ्वी यहाँ पे आई घूमते घूमते, तो इसका एंगल बना फिर से इक्वेटर पे, और अब जो बना ये बना नॉर्थ में अर्थ के 90 डिग्री का एंगल। तो सूर्य की किरणें हैं वो हर एंगल पे, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो कभी जो सूर्य की सीधी किरणें हैं कभी इक्वेटर पे पड़ रही है, कभी नॉर्थ में पड़ रही है, कभी साउथ में पड़ रही है। तो 2 टाइम हमने देखा कि इक्वेटर पे सीधी किरणें पड़ रही है। और ये दोनों टाइम कब होते, एक होता है 23 सितंबर का दिन, जब इक्वेटर पर सन की जो किरणें हैं सीधी पड़ती है। ठीक है, और एक होता है 21 मार्च। कब कब होता है, 21 मार्च और
23 सितंबर। इसके बाद जो नॉर्थ में और साउथ में पृथ्वी जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ेगी, वे कब कब पड़ेगी? एक जब साउथ में पड़ेगी वो होगा 22 दिसंबर। 22 दिसंबर में जब सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेगी तो क्या होगा? साउथ में सबसे बड़ा दिन रहेगा और नॉर्थ में सबसे छोटा दिन रहेगा। साउथ में सबसे छोटी रात रहेगी लेकिन नॉर्थ में सबसे बड़ा दिन रहेगा। इसी प्रकार जब जो किरणें हैं नॉर्थ में सीधी पड़ती है, नॉर्थ में जब सीधी पड़ेगी तो नॉर्थ में ज़्यादा टाइम तक दिन रहेगा, तो दिन लंबा होगा और रात छोटी होगी। और साउथ में इसका अपोजिट हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा और रात लंबी हो जाएगी, ठीक है। और जब इक्वेटर पर सीधी पड़ती है ये जो किरणें हैं तो दिन और रात ऐसा माना जाता है कि जब इक्वेटर पर सन की जो किरणें हैं सीधी पड़ेगी तो दिन और रात एकदम इक्वल होंगे, 12-12 घंटे के होंगे लगभग, ठीक है। तो ये तो था हमारा मौसम के बारे में हमने देख लिया है। इसके बाद जो जलवायु है ये था मौसम कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में, उसका जो पीछे का रीजन है वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो जलवायु है वो किस प्रकार एक जलवायु का निर्माण होगा, वो किस प्रकार एक जलवायु से दूसरी जलवायु में चेंज होती है, तो कैसे कैसे इफेक्ट डालती है, किसके कारण बन जाती है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। जो जलवायु है वो मेनली तीन चीज़ों पर, तीन कारक है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक है सौर किरणें, सौर विकिरण। दूसरा है तापमान या दाब होता है आर्द्रता। देखो जब सौर विकिरण पृथ्वी पे पड़ती है तो सौर विकिरणों का पृथ्वी पे क्या होता है? पृथ्वी पे तापमान बढ़ता है सौर विकिरणों के आने से। तो इससे क्या होगा, जब सौर विकिरणें पृथ्वी पे आएगी, एक तो पृथ्वी पे आएगा, जब सौर विकिरणें पृथ्वी पे आएगी तो इससे क्या होगा, एक तो आएगा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा है प्रति चक्रवात। और प्रति जो चक्रवात आता है उसमें हम पढ़ते हैं कि प्रति जब चक्रवात आएगा तो उसमें वायु राशि और वातागर के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको ये नहीं पता कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात जो है हम आगे इसके बारे में बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। एक बार मैं वैसे आपको बताती हूँ, देख देती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। जो चक्रवात है वो कैसे आते हैं, मेनली समुद्र में आते हैं। तो समुद्र में जब 27 डिग्री का टेम्परेचर होता है जब समुद्र में, और जो उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, जब समुद्र में कहीं बाहर से मतलब अंदर की ओर एक एरिया है जहाँ पे 27 डिग्री का टेम्परेचर है और जलधाराएं चल रही है, वहाँ पे निम्न वायुदाब का एरिया है। मान लें ये समुद्र, यहाँ पे निम्न वायुदाब का एरिया है। तो यहाँ पे जो है पवनें बाहर से आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है। तो जब पवनें अंदर की तरफ आ रही है तो बाहर की ओर क्या है, उच्च वायुदाब है, और अंदर की ओर जो है वो निम्न वायुदाब। जब पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर तीव्र गति से आती है तो इसी को चक्रवात बोला जाता है। चक्रवात इसी का एक रूप है। वैसे भी हम जब कभी तूफान के बारे में देखते हैं या तूफान, आंधी तूफान आता हुआ देखते हैं हम कि एक रोल सा घूमता हुआ ऊपर, मतलब कचरे का एक रोल सा कहीं मिल जाएगा आपको घूमता हुआ। तो वो क्या होता है, जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा जो वायुदाब होता है, और जो अंदर का एरिया है जहाँ से रोल हो रहा है वहाँ पे निम्न वायुदाब होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार उच्च चक्रवात आता है और निम्न चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है। लेकिन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसमें मेनली अंतर क्या होता है। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि जो चक्रवात है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जो चक्रवात है वो इस तरह चलेगा, ठीक है, इस तरह आएगा एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो क्लॉकवाइज आएगा,
जैसे ये तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और जो घड़ी की सुइयां चलती है ना, जैसे एक बज गया, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। और जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो ऐसे आएगा, ठीक है, उल्टा। जो प्रति चक्रवात है उसमें क्या होगा, इसमें मैंने बताया था कि जो निम्न दाबीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर होगा, और जो उच्च दाबीय क्षेत्र है वो बाहर की ओर होगा। लेकिन जो प्रति चक्रवात है उसमें ना इसका अपोजिट होगा। कैसे? जैसे प्रति चक्रवात में क्या होगा, ऐसी से बन जाएगी, और मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा अंदर की ओर बहुत ज्यादा जो पवनों का दबाव हो जाएगा, और दबाव होने के कारण पवनें ना ऐसे चलने लगेगी, ऐसे चक्रवात आएगा, बाहर की ओर जाने लगेगी। जब एक एरिया पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि जो चक्रवात है वो, जो पवनें हैं वो बाहर की ओर आएगी, और बाहर की ओर आके बाहर की ओर भी वर्षा करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा चक्रवात, हम इसको आगे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको मेनली बता रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि जो सौर विकिरण है उसका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। केवल सौर विकिरणों का यही प्रभाव नहीं पड़ता, चक्रवात से सौर विकिरणों से और भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। किसी का कोई लैंड एरिया है, वहाँ पे पहले कोई माउंटेन था, वहाँ पे बारिश, वहाँ पे बहुत गहरी गहरी बर्फ थी, लेकिन वो पिघल गई। किसके कारण? सौर विकिरणों के कारण पिघल कर वो नदियों में परिवर्तित हुई। फिर नदियों ने अपरदन किया, अपक्षय किया, अपक्षय अपरदन करने के बाद वे अपने साथ अवसाद ले गए। अवसाद को कहीं पे उसने जहाँ से अपरदन किया था वहाँ पे एक खाड़ी बना दी, या गड्ढा बना दिया, या कोई गोखू झील बना दी, और जो अवसाद लेके गई वहाँ कहीं उसने अपने मुहाने पे उस अवसाद को निक्षेपित किया, वहाँ पे कहीं पे डेल्टा बन गए, कहीं पे पठार बन गए, कहीं पे पर्वत बन गए। तो इस प्रकार जो है सौर विकिरणों का हमारे लैंड को निर्माण करने में भी एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है देखा जा सकता है। इसी प्रकार जो लैंड में जो उसने मैदान बनाया है, उसने पठार बनाया, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी खड़ा हो सकता है, हम फसलें उगा सकते हैं, है ना। बहुत सारी पॉपुलेशन का पेट जो बढ़ता है वो भी सौर विकिरणों के कारण मान सकते हैं। जहाँ पे तापमान होगा वहीं पे वर्षा आती है, अगर तापमान नहीं है वहाँ पे वर्षा नहीं आएगी, वहाँ पे अंधेरा छाया रहेगा, ठीक है। तो एक था हमारा सौर विकिरणों का। दूसरा हम देख लेते हैं दाब क्षेत्र। दाब के कारण क्या होगा, दाब के कारण जो है हमें पवनें देखने को मिलती है। हम आगे जाके जब पवनों के बारे में पढ़ेंगे तो 3 प्रकार की पवनें हम पढ़ते हैं, स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। कौन कौन सी? स्थायी, स्थानीय और मौसमी। तो ये स्थायी, स्थानीय और मौसमी क्या होगी हम आगे जाके देखेंगे कि जो स्थायी पवनें हैं उनका कैसे कैसे उनका निर्माण होगा। जैसे मैं आगे आपको बताऊंगी कि 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो पृथ्वी पे आती है वे स्थानीय पवनें होती है, किस प्रकार आएगी, और स्थायी पवनें होती है। आगे जाके स्थानीय पवनों के बारे में हम पढ़ेंगे, चिनूक, वाहियान, ऐसी पवनें होंगी जो ठंडी पवनें होंगी, कुछ हेजार्ड जैसी, ठीक है। तो उनके बारे में हम डीप से अध्ययन करेंगे। मौसमी पवनें हैं जो मानसून हम देखते हैं कि इंडिया में है, जो दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है ना। तो इसके बारे में हम आगे जाके डीप से स्टडी करेंगे। लेकिन दाब क्षेत्र इसमें क्या प्रभाव डालेगा, जो पवनें हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएगी। जो पवनों का क्षैतिज वितरण होता है, एक तो होता है पवनों का ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊपर नीचे का वितरण, वो जो होगा वो हीट के कारण होगा, ठीक है। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर में क्या होगा, जब पवनों को कहीं पे भी हीट मिलेगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पवनों का क्षैतिज वितरण है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होता है। जो क्षैतिज वितरण है मेनली ये भी होता तो उच्च वायुदाब कब होगा, जब ना टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा, वहाँ पे पवनें ठंडी हो जाएगी, ठंडी होने के कारण भारी हो गई तो वहाँ पे उच्च वायुदाब होगा। लेकिन कहीं पे पवनें बहुत ज़्यादा हीट में है तो हीट में क्या होगा, पवनें हल्की होगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है।
तो ये होगा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। उच्च निम्न मतलब क्या होता है? निम्न मतलब कम होता है। निम्न वायु दाब की ओर पवनों की जो गति होती है वो होती है किसके कारण? दाब के कारण। इस और हम दूसरा रीजन पढ़ते हैं, जो जलवायु है उसमें जो आर्द्रता होती है उसका क्या रोल होता है हमारी जलवायु में। जो जलवायु है, जलवायु का एक दूसरा कारक जो है आर्द्रता, वे भी हमारी जलवायु को बनाने में एक मेन रोल अदा करती है। क्योंकि जो जलवायु है उसमें ना अगर बिल्कुल शुष्क जलवायु है, वहाँ पे जलवाष्प नहीं है, ठीक है, तो जलवाष्प नहीं है तो वहाँ पे वर्षा नहीं होगी, है ना, क्योंकि जलवाष्प के संघनन से ही बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। जहाँ पे भी अगर आर्द्रता है, मतलब जलवायु में मॉइस्चर है, आर्द्रता है, तो वहाँ पे जो जलवाष्प बनेंगे, जलवाष्प बनने के बाद बादल बनेंगे, क्या होगा? आर्द्रता से जलवाष्प बनेंगे और जलवाष्प जो है संघनन होगा इनका, संघनन से ये बादल बनेंगे और बादल बनने के बाद ये करेंगे क्या? वर्षा। तो ये जो जलवायु होगी यहाँ पर मतलब वर्षा होगी, ये एक ठीक ठाक जलवायु होगी। जहाँ पे अधिक वर्षा होगी वहाँ पे बहुत अच्छी जलवायु होगी, जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है वह मुश्किल जलवायु बन जाती है ना। तो इस प्रकार जलवायु की जो आर्द्रता का कारक है वो ऐसे इफेक्ट डालेगा हर एक क्षेत्र पर, ठीक है। तो इसी के कारण अगर जलवाष्प है, मतलब जलवाष्प है, तो जलवाष्प से केवल वर्षा ही नहीं होती है, इससे ओस भी बनेगी, कहीं पे कोहरा बनेगा और कहीं पे बनेंगे धुंध आएगी, कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे पाल आएगा। इस तरह के जो हमें मौसम देखने को मिलेंगे तो वो जलवायु की आर्द्रता का कारण होगा, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि तापमान जो है वो जलवायु पे किस प्रकार प्रभाव डालेगा। जो जलवायु है, जो तापमान है, अक्षांशों के जो हमने देखा कि पृथ्वी के जो इक्वेटर है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ना 2 बार जो सूर्य की किरणें थी वो सीधी पड़ रही थी, वहाँ पे 2 बार सीधी पड़ रही थी। तो जो इक्वेटर है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे जो आर्द्रता है वो बहुत ज़्यादा है। जो इक्वेटर है यहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता है वो ज़्यादा है और आर्द्रता के कारण जो इवेपोरेशन है, मतलब जलवाष्प बनते हैं, वो हो रहा है। उसके कारण क्या है? संघनन होकर फिर यहाँ पे लगातार बारिश भी हो रही है। बारिश होने के कारण जो टेम्परेचर है वो फिर से कम हो रहा है, क्योंकि बारिश होगी तो ठंड होगी, ठंड होने से टेम्परेचर लो में चला जाएगा। किरणें यहाँ पर सीधा इफेक्ट डाल के टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मॉइस्चर है एयर में वो उसको बारिश में कन्वर्ट करके तो यहाँ का टेम्परेचर फिर से घटा देता है। इसीलिए जो इक्वेटर है वहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन जो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, 5 डिग्री से 30 या 35 डिग्री के बीच का जो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ में और साउथ में जो अक्षांशों का टेम्परेचर देखते हैं 5 डिग्री से यहाँ पे भी 30 से 35 के बीच में, तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। वहाँ पे अर्थ पे जो 5 से 30-35 के बीच में जो अक्षांशों पर टेम्परेचर देखते हैं नॉर्थ में और साउथ में, वो सबसे अधिक माना जाता है। क्योंकि जो यहाँ पे है वो आर्द्रता इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे बार बार वर्षा हो। टाइम के अकॉर्डिंग, मौसमों के अकॉर्डिंग, पवनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्षा होती रहती है। लेकिन जो इक्वेटर है वहाँ पे लगातार वर्षा मॉइस्चर के कारण होती रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा तापमान का एक उदाहरण। ऊंचाई के अनुसार जो टेम्परेचर है वो अर्थ पे इफेक्ट डालता है। देखो जो टेम्परेचर है, अब हम इसके बारे में थोड़ा डीप से देखते हैं क्या क्या होता है।
एक ये माना जाता है कि जो ऊंचाई है, टेम्परेचर, ऊंचाई के बढ़ने के साथ जो हमारा टेम्परेचर है वो ना घट जाता है। और ये सही है क्योंकि ये तापमान का सकारात्मक प्रक्रिया है। तो सकारात्मक में क्या होगा, जो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई जो होगी टेम्परेचर की हाइट पे, टेम्परेचर जो है 6.5, 1000 मीटर पे जो टेम्परेचर है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जब टेम्परेचर कम होगा तो उसको हम सकारात्मक तापमान का ह्रास दर बोलेंगे। ठीक है, तापमान की ह्रास दर। और इसके पीछे का जो रीजन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ हमारा जो टेम्परेचर है वो कम किस वजह से रहा। मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है और ये सन है, ये यहाँ से अपनी किरणें दे रहा था। ठीक है, जो पृथ्वी है बेटा वो ना सूर्य के जो किरणें जो पृथ्वी पर पड़ रही है उसके कारण ज्यादा गर्म नहीं होता। गर्म किस कारण होता है, जब पृथ्वी पर ये किरणें आ जाती है, जो ये एनर्जी सूर्य की आ जाती है, जब पृथ्वी इसको रिलीज करती है तो तब जाके जो हमारा वायुमंडल है वो हीट होगा, वहां पे गर्मी आएगी। ठीक है, तो जो पृथ्वी जब अपना पार्थिव विकिरणें फैलाती है, क्या करती है, ये तो है सूर्य की सौर विकिरण, और ये है पृथ्वी की पार्थिव विकिरण। लेकिन जो हाइट बढ़ने के साथ जो पृथ्वी की पार्थिव विकिरणें हैं वे कम हो जाती है, और इसी वजह से, क्योंकि जहाँ तक पृथ्वी की पार्थिव विकिरणें जाएगी वहाँ तक टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन जब पृथ्वी की पार्थिव विकिरणें हैं आगे हाइट पे जाके जाना बंद हो जाएगी या नहीं जाएगी, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर किस कारण बढ़ रहा था, पृथ्वी की पार्थिव विकिरणों के कारण। ठीक है, तो वहाँ पे टेम्परेचर इसी कारण कम हो जाएगा। एक ये रीजन रहा हमारा। तो दूसरा हम क्या देखते हैं, जो तापमान है वो समुद्री एरिया में कैसे इफेक्ट डालता है। देखो, एक हमारा ये सागर है, सॉरी मैं इसको थोड़ा ना अलग बनाती हूँ आपके लिए। ये हमारा सागर है और ये थोड़ा लैंड एरिया, इसके बाद ये वाला एरिया। ठीक है, ये है सागर, ये है महाद्वीप, ये दोस्त है। देखो, जो टेम्परेचर का क्या होगा, जो हम देखते हैं जो सागर है वहाँ पे जो पानी के कारण जो टेम्परेचर है, सूर्य की जो किरणें आएगी वो देर से तो गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। तो इसके इफेक्ट के कारण जो सागर है वो देर से ठंडा होगा, यहाँ पे देर से गर्म होगा। तो दिन रात लगभग इक्वल सा टेम्परेचर रहेगा कहाँ पे, सागर पे। लेकिन सागर के पास वाला जो एरिया है, ये महाद्वीप का जो स्थलीय भाग है, इसलिए ये सागर की दूरी के कारण ये यहाँ पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे भी जो देर से तो ठंड होगी और देर से ही गर्म होगा, देर से ठंडा होगा, देर से गर्म होगा। लेकिन जो यहाँ पे ये वाला स्थल है, इसकी दूरी सागर से बढ़ने के कारण यहाँ पे जो है सागर स्थल के ठंडा होने की और गर्म होने की जो गति है वो यहाँ के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा फिर जल्दी से गर्म हो जाएगा। जब दिन निकलेगा, सूर्य की किरणें आएगी तो ये ना गर्म हो जाएगा। जब रात होगी तो धीरे धीरे ये जल्दी जल्दी अपना पार्थिव विकिरणों का के कारण जो है
अपना जो पृथ्वी किरणों को बखेर देगा, तो इसके बाद यहाँ पे ठंड हो जाएगी, ठीक है। तो गर्म और ठंडा, ये जल्दी और ये जल्दी से ठंडा होगा, जल्दी से गर्म होगा, और ये धीरे से ठंडा होगा सागर के पास होने के कारण, और धीरे से ही गर्म होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा डे एंड नाइट का एक कंसेप्ट है। कारण बताएंगे हम इसमें कि क्यों ये जो है ठंडा देर से हो रहा है, कभी देर से गर्म हो रहा है, तो इसका रीजन क्या रहेगा। ये मान लिया हमारा पौने, ये डे का टाइम है, ठीक है। डे में क्या होगा, जो पौने है ये सागर है, ठीक है, ये महाद्वीप है, और यहाँ पे पौने चल, सागर में क्या होगा, क्योंकि ये दिन का समय है, सागर में टेम्परेचर धीरे से आएगा, है ना, मैंने बोला धीरे से गर्म होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जल्दी दिन निकल गया तो ये गर्म होना शुरू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कम है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, पौने महासागरों की, महाद्वीपों की ओर चलना शुरू होगी, क्योंकि अब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और प्रेशर जो है वो लो है, तो पौने क्या करते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, तो प्रेशर लो है तो यहाँ पे जाएगी, तो ये होगा सागरीय, ये होगा सागरीय स्थलीय संगीत, सागरीय संगीत, ठीक है। इसके बाद नाइट में क्या होगा, रात में हम देखेंगे कि ये जो है टेम्परेचर इसका ना कम हो गया है, और जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ठंड हो गई, इसने अपना पृथ्वी किरणों के कारण अपनी जो हीट ली थी वो छोड़नी शुरू कर दी, और यहाँ पे क्या हुआ, सागर में क्या हुआ, यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा हो गया, और जो प्रेशर था वो लो हो गया, तो इसके कारण दिन के रात के समय जो पौने हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, तो सागर की ओर चलेगी, तो इसको बोलेंगे स्थलीय संगीत। किसके कारण देखने को मिला, ये हमें टेम्परेचर के कारण, तो इस प्रकार का प्रभाव भी जलवायु में हमारा जो टेम्परेचर है समुद्री एरिया में और महाद्वीपीय एरिया में हमें दिखाता है, ठीक है। ये हम छोटे छोटे इफेक्ट देख रहे हैं कि तापमान के कारण किस किस एरिया पे क्या का प्रभाव पड़ रहा है पृथ्वी पे। इसके बाद हम देखेंगे, ये हमने कर लिया। एक होता है कि जो समुद्री एरिया है किसी भी चीज का, मान लीजिए कि ये समुद्री एरिया है, ठीक है, तो इसकी गहराई तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो टेम्परेचर है ओशन का वो एक गहराई तक ही समुद्र के जो पानी है उसको इफेक्ट करता है। वो कितनी गहराई होती है ये आपको हमेशा दिमाग में एक बार में ही सेट कर लेना, उसको हम बोलते हैं फुटिक जोन। क्या बोलते हैं, फुटिक जोन। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एकदम इम्पोर्टेंट लिख के आपको ध्यान में रहना चाहिए कि फुटिक जोन किसे कहते हैं, ठीक है। ये होता है 200 सेंटीमीटर 200 मीटर तक, ठीक है। 200 मीटर तक क्या होगा, जो टेम्परेचर है 200 मीटर तक गहराई में जाने पे जो टेम्परेचर है वो कम होगा, ठीक है। तो याद रखना आप, ये फुटिंग जोन है 200 टेम्परेचर 200 मीटर की तक की गहराई में हम जाएंगे समुद्र में, तो जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। जैसे हमने हाइट में पढ़ा था कि जब हम ऊपर जाते हैं 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो
105 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब 165 डिग्री समुद्र की गहराई में जाएंगे, 165 मीटर जब गहराई में जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर लगभग 1.6 ऐसा कुछ टेम्परेचर जो है समुद्र की गहराई में जाने पे वो कम हो जाता है। लेकिन जब 200 मीटर तक हम पहुंच जाते हैं उसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पे टेम्परेचर पे, ठीक है। ये इसका फुटिंग जोन है। दूसरा हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। क्या पढ़ेंगे? देखो ये मैं आज जो क्लाइमेटोलॉजी है उसका आपको इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। इसके बारे में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, टेम्परेचर कभी आर्द्रता या कुछ ऐसे समुद्री स्थलीय समीर या पवने या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वो जो सारे टॉपिक हैं हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। लेकिन आगे आगे जब हम क्लास लेंगे तो उसको एक एक टॉपिक को पूरी क्लास में कवर करवाएंगे, आपको अच्छे से रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैडम ने ऊपर से टाल दिया और ये महासागरीय जलधाराएं तो मैडम ने करवा दी, तो ऐसा नहीं है। ये क्या होगा? पश्चिम, और ये क्या होगा? ठीक है। जो धाराएं हैं वे ऐसे गर्म जल धाराएं चलती है यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। आई और ये यहाँ से टकरा गई, फिर यहाँ से ये ठंडी जल धाराएं चलना शुरू, ठीक है। यहाँ टकराने से फिर यहाँ पे जो जलवायु होगी उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा। तो ये जो आई थी, हम क्या देखते हैं, ये है हमारी गर्म जल धारा, ये है ठंडी जलधारा। हम देखते हैं कि जो वो है, क्या नाम है, मरुस्थल है, वो हमेशा किसी भी द्वीप के जो है वो पश्चिमी किनारे पे ही क्यों पाए जाते हैं? तो इसका क्या रीजन होता है? कोई भी जो पश्चिम में जो ठंडी हवाएं आती हैं, तो ठंडी हवाएं जो अपने साथ क्या है, वो मॉइस्चर नहीं उठा सकती, जलवाष्प नहीं उठा सकती, क्योंकि गर्म जलधाराएं हैं तो जलवाष्प को उठा के अपने साथ ले जाएगी और संघनन के कारण बादल वगैरह बना लेंगी। लेकिन जो ठंडी जलधारा है वो अगर यहाँ पे आ रही है तो ठंडी जलधाराएं जब ये यहाँ पे आएगी तो इस साइड का जो एरिया है यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होगी, जिसके कारण लगातार यहाँ पे जब ठंडी जलधाराएं आएगी यहाँ का जो भूभाग है वो एक खंडहर बन जाएगा, एक मरुस्थलीय भाग बन जाएगा कहीं कहीं। इसीलिए हम लद्दाख में जो कोल्ड डेजर्ट देखते हैं, कहीं पे ये ठंडे जलधाराएं मतलब कम अपना प्रभाव डालती है, लेकिन मॉइस्चर कम होने के कारण वहाँ पे गर्म जो मॉइस्चर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका जो मेन रीजन आप याद रखिएगा कि पश्चिम में हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे ही जो मरुस्थल है वो क्यों होता है? इसका रीजन रहेगा जो ठंडी जलधाराएं हैं अपने साथ मॉइस्चर या हीट के कारण, हीट न लाने के कारण जलवाष्प इकट्ठा नहीं कर पाती और संघनन नहीं कर पाती, जिसके कारण वर्षा नहीं होती है। वर्षा न होने के कारण यहाँ पे डेजर्ट एरिया में बन जाता है ये, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसके बाद जो हमारे टॉपिक रहेंगे, आज हमने इसका जो था वो पढ़ लिया है। एक हमारा रह गया एक छोटा सा टॉपिक, वो है हमारा तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का व्युत्क्रमण क्या होगा? देखो मैंने आपको बताया कि तापमान का मेनली क्या होगा, हाइट पे जो तापमान है, अच्छे से लिखो, आज तो आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगा ना आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मेरा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर मैंने कैमरे को अपोजिट साइड लगाया है
तो आपको दिख रहा है, मैं भूल गई थी ध्यान नहीं रहा। तापमान का व्युत्क्रमण, हमने क्या देखा, जो हाइट थी वहां पे मान लीजिए ये टेम्परेचर है और ये हमारी हाइट है, ठीक है, और ये फिर से हमारा टेम्परेचर है। हमने सामान्य स्थिति में क्या देखा, हाइट पे जाने पे जो हमारा टेम्परेचर था वो लो हो रहा था, ये हाइट थी, ठीक है। यहाँ पे जाने पे हमारा टेम्परेचर नीचे गिर रहा था, यहाँ से ऐसे गिर रहा था। लेकिन जो व्युत्क्रमण जब होगा तो हाइट पे जाने पे जो टेम्परेचर है हमारा वो इसके साथ ही बढ़ेगा, ऐसे हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा। तो हाइट पे जाने पे जब टेम्परेचर भी बढ़ने लग जाए तो उसको हम बोलेंगे तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है, क्या बोलेंगे, तापमान व्युत्क्रमण। तो ऐसी स्थिति कब आएगी, सूर्य का जो प्रकाश है ये कब होगा, जब ठंडी कहीं पे ठंडी सतह होगी, यहाँ पे मान लिया बिल्कुल ठंडा सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ठंडी सतह है, ठीक है, और यहाँ पे जो सूर्य आ रहा है, सूर्य की किरणें आ रही है, तो पहले ऊपर आएगी, तो ऊपर आने के कारण क्या होगा, यहाँ वाले एरिया पे हीट होगा, तो यहाँ पे क्या है, ठंडी जलधारा है, और यहाँ पे कौन सी जलधारा होगी, यहाँ पे हीट मिलने के कारण गर्म जलधारा होगी, ठीक है। गर्म जलधारा क्यों लिख रहे हैं उसको, गर्म वायु, सॉरी वायु, यहाँ पे गर्म वायु, यहाँ पे ठंडी वायु, यहाँ पे गर्म वायु। ये ठंडी वायु क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ठंडी सतह है, वो सतह है ठंडी होने के कारण इसका सरफेस वाली जो ऊपर वाली वायु है वो भी ठंडी है, लेकिन जो सूर्य निकल चुका है तो यहाँ पे जो हीट है वहाँ ऊपर वाले एरिया पे आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे गर्म जलवायु है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हाइट पे जाने पे क्या होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऊपर वाले एरिया पे जो टेम्परेचर है तो हीट वाली वायु है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको ही हम बोलेंगे तापमान का व्युत्क्रमण। इसी प्रकार जो इसके लिए जो कंडीशन है वे 3 कंडीशन मेनली होनी चाहिए, क्यों, तापमान के व्युत्क्रमण के लिए। एक तो शीत ऋतु होना बहुत जरूरी है, क्या होना जरूरी है, शीत ऋतु, लिख लेना आप ये कहीं पे बिल्कुल, क्योंकि ये वाली बात में दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। एक क्या होना चाहिए, शीत ऋतु होने चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा और रात जो है वो लंबी होगी, रात लंबी होने से क्या होगा, जो ठंडी सतह है वो अपने जो मतलब वो ठंड है वो ऊपर भेजेगी, वो गर्मी है वो ऊपर भेजेगी, हो सकता है ठंडी ही रहेगी, ठीक है। दूसरा इसमें तापमान बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। दूसरा मेघ रहित वातावरण होना चाहिए, मेघ रहित मतलब बादल नहीं होने चाहिए आकाश में, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन मेनली होनी चाहिए, ठीक है। और वायु में कोई भी मूवमेंट ना हो, वायु हिल नहीं रही हो, ये चारों आप लिख ले एक बार, वायु में गति नहीं होनी चाहिए, मेघ रहित वातावरण होना चाहिए, और लंबी रातें होनी चाहिए, और तापमान बढ़ रहा होना चाहिए, ये 4 चीजें आप याद रखना, ठीक है। इसके कारण ही तापमान का व्युत्क्रमण आपको देखने को मिलेगा। एक होता है अभिवहन व्युत्क्रमण, अभिवहन व्युत्क्रमण में क्या होगा, डे टाइम में
डे टाइम में क्या होगा, जो पहाड़ों पे है ना वो टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम, यहाँ पे टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, तो हवाएं हैं वो ऐसे आएंगी, ठीक है। यहाँ पे गर्मी होगी है ना, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, और ऊपर वाला एरिया ठंडा होगा, ठीक है। ये तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जब रात का समय होगा तो ये घाटी वाला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, प्रेशर लो होगा, ठीक है। तो जो दिन का टाइम था तब तो जो कौने थी वो घाटी से टेम्परेचर कम था, तो जो पर्वतीय एरिया है पर्वतों से घाटी की ओर आ रहा था, तो ये तो सामान्य स्थिति थी। तो ऊंचाई बढ़ने पे यहाँ पे तो टेम्परेचर कम ही होगा, लेकिन जब टेम्परेचर रात का टाइम आएगा तो यहाँ पे पहाड़ों का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, और प्रेशर लो होने के कारण जो घाटी वाला एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है वो कम है, और प्रेशर जो है वो हाई है। प्रेशर हाई होने के कारण हाई प्रेशर वाला जो इकोनॉमी है वो लो प्रेशर की ओर जाएगी, तो लो प्रेशर की ओर जब जाएगी तो यहाँ पे हीट ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो ठंडा हो रहा होगा क्योंकि प्रेशर के कारण ऊपर जा रहा है, तो ये नीचे वाली जो है वो ठंडी है, ठीक है, और जो ऊपर वाली जो पवने हैं वो गर्म हो जाएगी ना, क्योंकि हीट ऊपर जा रही है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको फिर तापमान का अभिवहन व्युत्क्रम देखने को मिलेगा। अभिवहन क्यों है, क्योंकि यह हमें दिन और रात के परिवर्तन के कारण देखने को मिला है, ठीक है। तो ये है तापमान का अभिवहन व्युत्क्रम। दूसरा हम देखेंगे जो ये हमने तापमान का व्युत्क्रमण पढ़ा है, इसका इफेक्ट क्या होगा। मेनली जो तापमान का व्युत्क्रमण है वो पाले पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम रातें लंबी होती हैं तो प्रेशर के कारण जब जो ऊपर वाला एयर है वो अगर गर्म होगा, वहाँ पे संघनन होगा, वहाँ हीट मिलने के कारण तो वहाँ पे संघनन हो जाएगा, और संघनन होने के कारण जो छोटे छोटे जो धुंध है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके कारण पाला बनेगा। तो पाले को ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, पाला कोहरा और ओस सभी को एक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, क्या, तापमान का व्युत्क्रमण, क्योंकि ये ऊपर की ओर हीट ले जा रहा है, वो हीट लेने के कारण जो है जलवाष्प के कारण जो है वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं संघनन के कारण, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, आई होप आपको समझ आई होगी, मुझे पता है, क्योंकि आज मैंने कुछ टॉपिक को लेके कवर करवाया, आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। आप 2-3 बार इस वीडियो को एक बार आराम से देखिएगा, एक बार आप नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, उसके बाद आप 2 की स्पीड में देखिएगा, तो आपको जो आज के जो टॉपिक है हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन है वो आपको बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक एक करके, जैसे हम कल पढ़ने वाले हैं वायुमंडल क्लाइमेट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बाद हम एक जल धाराएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट के बाद जल धाराएं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे, प्रति चक्रवात पढ़ेंगे, तो ऐसे करके वायु राशियाँ पढ़ेंगे, हमारा क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो जाएगा फिर। तो 5-6 टॉपिक रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी। अगर आपको इस बार समझ में आ गया, एक एक टॉपिक आप साथ के साथ रिवीजन करते चले गए तो है आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि जो ज्योग्राफी की है यूपीएससी में या पीसीएस में 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं प्री में, ठीक है। तो 30 से 35 क्वेश्चन में से जो 18 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 18 प्लस क्वेश्चन पक्का क्लाइमेटोलॉजी से ही आते हैं। और जो ऐसी क्वेश्चन अगर आप एक बार आप कंफर्म करते चले गए तो ठीक है। अगर आपने बाद में देखा कि मैडम ने जो तापमान व्युत्क्रमण पढ़ाया था तो वो क्या था, वो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए साथ के साथ रिवीजन करते चलिएगा, अपना नोट्स बनाते चलिएगा। अगर मेरे वाला ये नोट्स जो है वो समझ नहीं आ रहा तो मुझे मेल करो और मेरे से मांग लो, ठीक है। मैं आपको अच्छे से साफ साफ नोट्स भेज दूँगी मेल पे, ठीक है। और
आप क्लाइमेटोलॉजी मैं कहती हूँ अच्छे से एक बार समझ लीजिए। अगर आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ी भी नहीं है, केवल क्लाइमेटोलॉजी ये एक साइंस की तरह है। मुझे पता है साइंस बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, ये साइंस का एक टॉपिक है। इसको समझने में थोड़ा ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आसान है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो ये तो थी हमारी क्लास। और दूसरा, हमारी वीडियो को आगे बहुत ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि हम बहुत ज़्यादा अपना मेंबरशिप बढ़ा लें। और हमारी जो अगला जो सब्जेक्ट है, मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल में आपको करवाना शुरू करूँ, लेकिन वो बोर्ड आने के बाद ही शुरू करेंगे हम, क्योंकि ऐसे मैं भी वीडियो में कमी महसूस कर रही हूँ, आप भी कर रहे होगे। तो वो तो हम हिस्ट्री जो ऑप्शनल है वो बोर्ड आने के बाद शुरू करेंगे। इसके साथ मैं सोच रही हूँ आज मैं आपकी इकोलॉजी क्लास लूँगी एक और। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके समझ की है, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छे से सिलेबस कवर हो। थैंक यू सो मच।